एक आकर्षक मुस्कान। ड्रैगन राजा भयंकर और खतरनाक तरीके से आ रहा है। अतीत में रेयांश मेहता घबरा गया होगा, लेकिन डार्क ड्रैगन गार्ड को छोड़कर नवरंग प्रांत में सभी सेनाओं को खत्म करने के बाद उसे अब कोई चिंता नहीं थी। वह असल में डार्क ड्रैगन गार्ड से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन नवरंग प्रांत के डार्क ड्रैगन गार्ड में एक आदमी था जो बहुत ही परेशान करने वाला था। वह वेश बदलने और अपना रूप बदलने में माहिर था, इसलिए उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली हैकर वुयोंग की मदद से भी इसे पूरा करना मुश्किल होगा। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, घबराओ मत, बस वही करो जो तुम्हें करना है। लोंगिक सिंह की स्थिति को समूह के स्थिर विकास में बाधा न बनने दो। नैना सिंह उसकी गोद में बैठ गई, अपनी नाजुक बाहें उसके गले में डाल दी और मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, युवा मास्टर सही कह रहे हैं। हमें जो भी सामने आए उससे निपटना चाहिए, कम से कम हम किसी को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। रेयांश मेहता ने कोमल शरीर को गले लगाया और हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम उसे चाकू मारकर मार डालना चाहते हो। नैना सिंह ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे चाकू मार दो। तुम इसमें और बेहतर होते जा रहे हो। रेयांश मेहता खिलखिलाकर हंसा, नैना सिंह को उठाया और बेडरूम में चला गया। डॉट 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 डॉट। इस बीच सभी पक्षों को ड्रैगन किंग की वापसी की खबर मिल गई है। श्रेया राणा, व्योम राजपूत, नव्या गुप्ता, ओल्ड गुप्ता, अशोक वर्मा और जिया साम्राज्य के भीतर ड्रैगन पैलेस से संबंधित विभिन्न सेनाएं आदि। कुछ समय तक प्रत्येक पक्ष की अपनी अपनी गणनाएं और योजनाएं थीं। होटल के अंदर रिया मेहता और जूली अभी भी जेट लैग से पीड़ित हैं, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। कल रात वे बहुत थके हुए थे, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। शायद यह विचार कि जल्द ही मेरे पास अरबों की संपत्ति होगी, जिसके कारण मेरी मस्तिष्क तरंगें उच्च आवृत्ति की अवस्था में थीं, या ये पर्यावरण में परिवर्तन के कारण हो सकता है, जिसके कारण मुझे अनिद्रा की समस्या हुई। इसके विपरीत लॉन्गजिंग बहुत उत्साहित था और उसने दोनों महिलाओं को कमरे से बाहर बुला लिया। मुझे रेयांश मेहता का पता मिल गया है, खाना खत्म होने के बाद मैं वहां जाऊंगा, लॉन्गजिंग ने कहा। रिया मेहता ने प्रसन्नता से कहा, आप अद्भुत हैं। लॉन्गजिंग बहुत खुश हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास एक कार है, हम थोड़ी देर में वहां चलेंगे। जूली प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, मिस्टर लॉन्ग, आप सचमुच महान हैं। जब हमें विरासत मिलेगी तब भी हम आपको नहीं भूलेंगे। समूह भोजन के लिए होटल के रेस्तरां में गया और फिर ब्लू माउंटेन विला चला गया। जूली और रिया मेहता को रास्ते में दृश्यों की सराहना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके दिमाग पूरी तरह से पैसे में व्यस्त थे और वे केवल जल्द से जल्द विरासत प्राप्त करना चाहते थे। कार ब्लू माउंटेन की तलहटी में एक विला इलाके में पहुंची। लॉन्गजिंग ने झूठ बोला कि वह एक दोस्त से मिलने आया है और वहां रहने वाले एक अमीर व्यापारी का नाम भी सही सही बताया, इसलिए उसे जाने दिया गया। विला में प्रवेश करने और शानदार इमारतों को देखने पर रिया मेहता ने उत्साह से कहा, ये सभी घर मेरी संपत्ति हैं। जूली ने उत्साह से कहा, यहाँ के घर बहुत सुंदर और स्टाइलिश हैं। मुझे लगता है कि लाइट हाउस स्टेट की तुलना सिर्फ यहीं से की जा सकती है। लॉन्गजिंग मुस्कुराया और कार को पहाड़ी की ओर ले गया। आगे घरों का एक और अधिक शानदार क्षेत्र है, जो एक पर्यटक क्षेत्र के भीतर गेस्ट हाउस जैसा दिखता है, जिसमें एक अनूठा आकर्षण है। रिया मेहता ने पहले ही कल्पनाएं शुरू कर दी थीं। रात में वह चारों ओर से रोशनी से घिरी होगी, उसके सामने मुंबई का नजारा होगा और पहाड़ से आती हवा उसे परी जैसा एहसास कराएगी। कार को पहाड़ी विला के प्रवेश द्वार पर रुकना पड़ा, जहां एक बड़े कांस्य द्वार ने उनका रास्ता रोक दिया। सेना में सेवा दे चुके कई सुरक्षा गार्ड गेट से बाहर आए। वे स्पष्ट रूप से पहाड़ की तलहटी से आए शौकिया लोगों के समान स्तर के नहीं थे। उनकी पैनी निगाहें कार और उसके अंदर बैठे 3 लोगों पर टिकी रहीं। आप कौन हैं और मेहता परिवार के घर में आपका क्या काम है? सुरक्षा गार्ड का एक हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर था, जहां एक स्टंग गन रखी थी। जब से डार्क ड्रैगन गार्ड के बौने खच्चर ने घुसपैठ की है। रेयांश मेहता ने अधिकारियों से स्टंग गन रखने की अनुमति के लिए आवेदन किया। रेयांश मेहता के प्रत्येक अंगरक्षक के पास अब एक है। रिया मेहता ने सुरक्षा गार्ड को घूरते हुए धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम रिया मेहता है और दिलीप मेहता मेरे पिता हैं। हे पहरेदार, अब दरवाजा खोलो, मेरे काम में देरी मत करो। सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से हैरान था, वह एक शब्द भी नहीं समझ सका। लॉन्गजिंग ने धैर्यपूर्वक एक बार इसका अनुवाद किया। सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि ओल्ड मास्टर मेहता की कोई बेटी है, नहीं मैंने आपको कभी देखा है। अब जब तुमने इसे देख लिया है तो उस अधर्मी बेटे रेयांश मेहता को बताओ कि मैं वापस आ गया हूं और उसे व्यक्तिगत रूप से बाहर आने दो। रिया मेहता ने दबंगई से कहा। लॉन्गजिंग ने दोनों पक्षों के बीच संवाद का अनुवाद जारी रखा। सुरक्षा गार्डों ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपनी जेब से वॉकी टॉकी निकाली और विला में सूचना दी। अरे अरे अरे, यहाँ गेट पर कोई है जो ओल्ड मास्टर मेहता की बेटी होने का दावा कर रही है। मैं उसकी पहचान की पुष्टि करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि वह बड़ी बहन है या छोटी। छोटी बहन, रिया मेहता ने दुखी होकर कहा। उसने कहा कि यह उसकी छोटी बहन है। ठीक है। वॉकी टॉकी पकड़े सुरक्षा गार्ड ने सावधानी से कहा, कृपया 1 मिनट रुकिए। लोंगिक सिंह, उससे कहो कि हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, जल्दी करो, हमें बहुत जल्दी है। जूली भी अधीर थी। दोनों महिलाएं कार से बाहर निकलीं, अपने हाथ कमर पर रख लिए और सुरक्षा गार्ड को गालियां देने लगीं। उनके मन में वे इस विला के मालिक थे और सुरक्षा गार्ड वेतन पाने वाले कुत्तों से अधिक कुछ नहीं थे। अब जब वे अपने घर लौट आए हैं तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, जिससे वे दोनों क्रोधित हो गए।
हालांकि सुरक्षा गार्ड ने अंग्रेजी सुनते हुए अपनी आंखें घुमाई, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया और बस आसमान की ओर देखने लगा। कुछ ही देर बाद वॉकी टॉकी से एक आवाज आई जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों को अंदर आने दिया जाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें जाने दिया। कार बाहर खड़ी थी और दोनों महिलाएं घर का दौरा करना चाहती थीं। अंदर प्रवेश करते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये वास्तव में शानदार था, जिसमें न केवल एक स्विमिंग पूल था बल्कि विभिन्न चतुराई से डिजाइन किए गए आंगन और बगीचे भी थे जो स्वर्ग का वातावरण प्रदान करते थे। रेयांश मेहता ने नीलामी में जो कुछ प्राचीन वस्तुएं खरीदी थी उन्हें बगीचे में यूं ही रखा गया था। वे देखने में साधारण लगती थी, लेकिन उन्होंने बगीचे में 4 चांद लगा दिए थे। जल्द ही एक महिला जो साधारण कपड़े पहने हुए थी, जिसका शरीर सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, बाहर आई। जिस तरह से वह अपना शरीर हिलाती थी उससे एक महान भावना पैदा होती थी, मानो वह किसी महान व्यक्ति के सामने खड़ी हो। लॉन्ग जिंग की आंखें चमक उठी। इस खूबसूरत महिला को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। रेयांश मेहता का स्वाद अच्छा है, एक सुनहरे घर में एक रखेल रखती है। यह अफसोस की बात है कि वह शायद पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी है, वरना इस तरह की औरत के साथ एक रात का रिश्ता बुरा नहीं होता। जब बात औरतों की आती है तो यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, लॉन्ग जिंग ने मन ही मन सोचा। रिया मेहता रुकी और उस महिला को, जो उससे लंबी थी, तिरस्कार से देखा और अंग्रेजी में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? जूली को भी शत्रुता और टकराव का एहसास हुआ। ये वैसी ही शत्रुता थी जो एक स्वघोषित सुंदर व्यक्ति को तब महसूस होती है जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। जो व्यक्ति आया था उसका नाम नैना सिंह था। हाल ही में जब अश्विन परमार समूह की प्रभारी थी तो वह खाली समय में शायद ही कभी कंपनी में जाती थी। इसके बजाय वह रेयांश मेहता की निजी सहायक बन गईं और जुओ शानहू, विक्रम वर्मा, जिनकिंगहू और गुप्ता लाओ के लोगों जैसे विभिन्न पक्षों से संपर्क करने लगीं। नैना सिंह ने अंग्रेजी में जवाब दिया, मैं रेयांश मेहता की सहायक हूं। आप कहती हैं कि आप एक युवा महिला हैं, लेकिन आपकी पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया अंदर जाकर अभी बैठ जाएं। ये सुनकर कि वह एक सहायक था, रिया मेहता को और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। जूली ने तो घर की मालकिन का रूप भी ले लिया, रिया मेहता के साथ हाथ मिलाते हुए और उसकी ओर एकटक देखते हुए। विरासत मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम उसे नौकरी से निकालना था। वह एक सहायक थी जो हमेशा मालिक के घर पर ही रहती थी, साधारण कपड़े पहनती थी और जरा भी सम्मान नहीं दिखाती थी। दोनों महिलाओं ने नैना सिंह को नजरअंदाज कर दिया और सीधे विला में चली गईं जैसे कि वे पुरानी दोस्त हों, और जानबूझकर नैना सिंह से टकरा गईं जो उनका रास्ता रोक रही थी। केवल लॉन्ग जिंग, जो पीछे चल रहा था, ने नैना सिंह को सिर हिलाया और उसे एक आकर्षक मुस्कान दी। युवा स्वामी अभी अभी चले गए थे। लिविंग रूम में प्रवेश करने पर समूह ने इसे अपने घर की तरह माना। महंगे सोफे पर आराम से बैठे, पैर क्रॉस करके, और विला का निरीक्षण किया। जूली की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने दीवार पर एक प्रसिद्ध यूरोपीय शैली की फूलों की पेंटिंग देखी जिसे उसने एक नीलामी में देखा था। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक असली पेंटिंग थी और उस समय उसे यह बहुत पसंद आई, लेकिन दुर्भाग्य से काइजी ने इसे उसके लिए नहीं खरीदा। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत $5 मिलियन से अधिक है, जो लगभग 35 मिलियन चीनी युआन है। अप्रत्याशित रूप से ये पेंटिंग अंततः जिया साम्राज्य में पहुंच गई और मेहता परिवार द्वारा खरीद ली गई, जो वास्तव में बहुत अमीर हैं। फ्रेम वाली पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए उसने बड़ी दिलचस्पी से रिया मेहता से कहा, म्याओ म्याओ, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग दे सकते हो? रिया मेहता ने सहजता से उस पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। धन्यवाद। जूली बहुत खुश हुई। नैना सिंह की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हे भगवान, अब वे खुद को बाहरी नहीं समझते। इस विला में सब कुछ लगभग उनका है, वे जो चाहें ले सकते हैं, मानो वह उनका ही हो। नैना सिंह ने अपने होंठ भींच लिए। उसे रिया मेहता के व्यक्तित्व से सालों से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन यह उसकी कल्पना से भी बदतर निकला। वह मेहता परिवार की स्थिति से भी वाकिफ थी। कल रात बिस्तर पर रेयांश मेहता के विवरण से उसे रिया मेहता और उसकी मां के चले जाने का कारण पता चला। रिया मेहता ने दादाजी मेहता को भी कई आहत करने वाली बातें कहीं और उन्हें अपना पिता मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि ये बचपन में कहे गए गुस्से भरे शब्द थे, लेकिन वयस्क होने के बाद उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। ये देखकर जूली पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और पेंटिंग को नीचे उतारकर उसे अपने हाथ से छूने का इरादा कर रही थी। नैना सिंह सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खेद है, लेकिन बेहतर होगा कि युवा स्वामी के लौटने से पहले आप यहाँ कुछ भी न छुएं, अन्यथा मुझे डर है कि आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। पैसे नहीं दे सकते, यहाँ सब कुछ मेरा है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? रिया मेहता बिल्ली के बच्चे की तरह भड़क उठी। उसकी आंखें दुश्मनी से भर गईं जब उसने नैना सिंह को देखा। जिंगवान ने मन ही मन सोचा, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मिस मेहता, युवा मालिक के निर्देशानुसार जब तक वह वापस नहीं आ जाते आपको यहाँ कुछ भी छूने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से आपकी पहचान सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि आप मेहता परिवार के सदस्य हैं। अब मुझे आशा है कि आप धैर्यपूर्वक बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे, अन्यथा मैं सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। नैना सिंह ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। आप? रिया मेहता ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जूली भी काफी गुस्से में थी, लेकिन नैना सिंह शांत रही, जिससे उसका आंतरिक गुस्सा और भड़क गया। लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर थी। वे सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं। अगर वे सचमुच सुरक्षा गार्डों से लड़ पड़ते तो यह उनके लिए घाटे का सौदा होता।
रिया मेहता ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी और फिर तुम्हें पछतावा होगा। वह कब वापस आएगा? उसने फिर पूछा। नैना सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता। समूह हाल ही में तकनीकी परिवर्तन से गुजर रहा है और वह बहुत व्यस्त हैं। टेक्नोलॉजी में बदलाव, उसे यह विचार कैसे सूझा? मुझे उम्मीद है कि वह मेरे सारे पैसे बर्बाद नहीं करेगा। रिया मेहता ने नाक बांध सिकोड़ी। अभी सुबह के 10 बजे हैं। रिया मेहता अब और इंतजार नहीं कर सका और आदेश दिया, फोन करो और उसे तुरंत यहाँ वापस आने के लिए कहो। ठीक है। नैना सिंह कर्तव्यनिष्ठ होते हुए लिविंग रूम से बाहर निकले और फोन करने का नाटक करते हुए ऊपर दूसरी मंजिल पर चले गए। हकीकत में वह दूर से काम करने और समूह के मामलों को संभालने चले गए। फोन कॉल करने के बारे में असंभव, अगर मैं अपना फोन तोड़ दूं तो भी मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। नीचे रिया मेहता ने चेतावनी मिलने के बाद इधर उधर घूमना बंद कर दिया और सोफे पर आलस्य से बैठकर समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। लॉन्गजिंग इलाके सुरक्षाकर्मियों की संख्या और स्थान और गश्त के अनुमानित समय का ध्यान रख रहा था। किसी अनजान जगह पर पहुंचने पर यह आदत उसमें स्वाभाविक रूप से विकसित हो गई थी। 1 घंटे से अधिक समय जल्दी ही बीत गया। नैना सिंह धीरे धीरे नीचे उतरी, उसके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं था। उसने कहा, माफ करना मिस मेहता, युवा मालिक अभी नहीं आए हैं। आप किसी और दिन क्यों नहीं आती? किसी और दिन आना? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं? रिया मेहता ने गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। नैना सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो कृपया। ये कहकर वह रसोई घर में दोपहर का भोजन तैयार करने का निर्देश देने चला गया। बेशक केवल एक ही सर्विंग बनाई गई थी, इसलिए रिया मेहता और अन्य लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। जल्द ही रसोई से एक मनमोहक सुगंध फैली, जिसने स्वाद कलियों को लुभाया और हवा को भर दिया। वे तीनों उस मनमोहक गंध का विरोध नहीं कर सके। रिया मेहता तुरंत भड़क उठी, रसोई में घुस गई और बेचैनी से अपनी याददाश्त में कोई भी मंदारिन ढूंढने लगी जो उसे याद आ रही थी। उसने रसोइये से कहा, अभी। वो औरत, तुम क्या पकवान बना रही हो? मुझे 1 2 नहीं 3 दो। रसोइये ने रिया मेहता को देखा और हैरान होकर कहा, क्या तुम नई गैर कंसीर्ज नौकरानी हो? तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब हैं, लेकिन क्या तुम नियम जानती हो? मैं यहाँ सिर्फ मालिक के लिए खाना बनाती हूँ। जहाँ तक तुम खाना खाती हो वह बाहरी आंगन में है, वहाँ बगीचे में एक छोटा सा सामुदायिक भोजन कक्ष है। रिया मेहता ने घूरते हुए कहा, क्या नौकरानी? उस औरत ने तुम्हें मेरी पहचान के बारे में नहीं बताया? एक हाथ में चाकू पकड़े हुए रसोइये ने धमकी भरे अंदाज में कहा, वह औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुम मर जाओगी। मिस नैना यहाँ चेयरमैन मेहता के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर हैं। अफवाह है कि वह मिसेज मेहता बनने की तैयारी कर रही हैं। अरे बदमाश, क्या तुम जीना नहीं चाहते? रिया मेहता के पास गपशप के लिए समय नहीं था और उसने सीधे अपनी पहचान बता दी, मैं मेहता हूँ, रेयांश मेहता की बहन। दफा हो जाओ, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? बूढ़े मालिक के मरने के बाद से मेहता परिवार में सिर्फ यंग मास्टर मेहता ही बचा है। मुंबई में हर कोई यह जानता है। रसोइये ने इधर उधर देखा और अचानक चिल्लाया, कोई है, इस लड़की को बाहर निकालो। एक नौकरानी एक अमीर आदमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। पागल हो गई है, असल में चेयरमैन मेहता की बहन का ढोंग कर रही है। उसमें मानसिक बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। शेफ की ऊंची आवाज ने सुरक्षाकर्मियों और नौकरों के एक समूह का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। रिया मेहता को बहुत अपमानित महसूस हुआ, ये बहुत शर्मनाक था। उसने अपने चारों ओर इशारा करते और फुसफुसाते हुए भीड़ को गुस्से से घूरा और सोचा कि एक बार जब उसे विरासत मिल जाएगी और वह अपनी पहचान साबित कर देगी तो वह निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाएगी। तभी लॉन्गजिंग वहां पहुंच गया और सुरक्षा गार्डों को रोकते हुए खड़ा हो गया। नैना सिंह भी वॉकी टॉकी पर समझा रहा था। हालांकि उन्होंने रिया मेहता की असली पहचान उजागर नहीं की, केवल इतना कहा कि फिलहाल उसे छूने से मना किया जाए और फिर सुरक्षा गार्ड वहां से चले गए। जब रिया मेहता रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने नैना सिंह को जूस और स्टेक का आनंद लेते देखा। वह गुस्से से बोली, रेयांश मेहता कब वापस आ रही है? माफ कीजिएगा मिस मेहता, खाना खत्म करने के बाद मैं आपके बारे में पूछूंगा। नैना सिंह ने जूस का एक घूंट लिया और मुस्कुराए। या फिर आप पहले लंच के लिए बाहर जाकर आज दोपहर को वापस क्यों नहीं आ जाती? हाँ, मुझे खेद है, विला के रसोइये युवा मालिक की अनुमति के बिना बाहरी लोगों के लिए खाना नहीं पकाएंगे। बाहरी व्यक्ति? रिया मेहता जो कुछ हुआ था उससे पहले ही सुनना हो चुका था और अब उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार अपनी पहचान के सबूत के बिना नैना सिंह सुरक्षाकर्मियों से लोगों को बाहर निकलवाने में सफल हो सकती है। इस तरह के व्यवहार के साथ अगर मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालता और भूखा नहीं छोड़ता तो मैं रिया मेहता नहीं हूं। एक कठोर टिप्पणी करने के बाद रिया मेहता बैठक कक्ष में लौट आया। जूली के साथ कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने पहले कुछ खाने के लिए पहाड़ से नीचे जाने का फैसला किया। लॉन्गजिंग को कोई आपत्ति नहीं थी और वह रिया मेहता का संरक्षक बना रहा। अब वह रिया मेहता को असफलताओं का सामना करते हुए देखकर खुश है, ताकि जब वह बाद में कदम उठाए तो रिया मेहता आभारी महसूस करे, जो अधिक प्रभावी होगा। यदि आप दिखावा करना चाहते हैं तो आपको ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर करना होगा। इसके अलावा नैना सिंह जैसी खूबसूरत महिला के आसपास होने के कारण वह अपना संयम नहीं खोना चाहता था। वे तीनों विला से निकलकर खाने के लिए एक रेस्तरां खोजने के लिए पहाड़ से नीचे चले गए। मैं पीछे कब लौटी? नैना सिंह ने उनसे कहा, आप लोग थोड़ी देर से लौटे हैं, युवा स्वामी अभी अभी चले गए हैं। रिया मेहता